और आइए जानते हैं इस कहानी में क्या हुआ। जीजा जी कहते हैं हमारी धर्म पत्नी जी का मन है वहाँ एक बंगला खरीदने का, तो हमने सोचा सीधा वहाँ चलकर वहाँ के बंगलों के मालिकों से बात कर लेते हैं। उनमें से कोई तो होगा ओनर जो अपना बंगला बेचना चाह रहा होगा। नेगोशिएट करके खरीदने की डील ऑफर कर लेते हैं। सालों से यही रट लगाई है तेरी बड़ी साली ने, इंडिया आते ही ऐसा नहीं किया ना तो नाराज हो जाएगी। ऐसे कहकर जीजा जी ने मानो अक्षय को बहुत बड़ी मुसीबत में डाल दिया, क्योंकि जिन बंगलों की वो बात कर रहे हैं वो सारे बंगले तो कल ही अक्षय ने खरीदवाए हैं। बोलो अक्षय, चुप क्यों खड़े हो, क्या हुआ? रोशनी अक्षय से पूछती है। अक्षय कुछ कहे उससे पहले रोशनी के जीजू कहते हैं, रोशनी रहने दो, इतनी बड़ी जगह जाने से परेशान हो रहा होगा तुम्हारा ये गरीब टाइप पति, लेकिन बरखुरदार आज तुम देखो तुम्हारे जीजू की कैसे चलती है दिल्ली में भी। चलो तुम्हें रईसियत की सैर करवाते हैं, तुम भी क्या याद रखोगे। चलो गाड़ी चलाओ, लेकर चलता हूँ तुम्हें आज। अक्षय परेशान होकर गाड़ी निकालने चला जाता है। रोशनी उसकी परेशानी को देखकर खुद भी परेशान दिखाई देती है। ऐसे में रोशनी की दीदी पूजा उससे पूछती है, क्या हुआ रोशनी, कोई प्रॉब्लम है क्या? तू परेशान नजर आ रही है, कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे शेयर कर, मैं इनसे बात करके तेरी हर मुश्किल का समाधान निकलवा लूंगी। तू जानती है ना मुझसे तेरी उदासी नहीं देखी जाती, कहीं तेरी उदासी का कारण अक्षय तो नहीं है ना? रोशनी झट से कहती है, नहीं दीदी, अक्षय तो बहुत अच्छा है, हमेशा मुझे खुश रखना चाहता है। अगर कभी मैं परेशान होती हूँ तो मेरे चेहरे पर हंसी लाने के लिए कुछ भी कर गुजरता है। रोशनी की बात सुनकर पूजा और उसके पति खुश होते हैं, लेकिन उनकी खुशी ऊपरी दिखाई देती है। तभी अक्षय गाड़ी लेकर आ चुका है और आकर सामान डिक्की में डालता है। सारे गाड़ी में बैठकर एयरपोर्ट से रवाना होते हैं। वहाँ अक्षय गाड़ी एयरपोर्ट से वसंत कुंज एरिया की तरफ ले जा रहा है, लेकिन मन ही मन सोच रहा है कि कैसे हैंडल होगी उससे ये नई मुश्किल। कल ही जिन बंगलों को उसने खरीदा है, आज उन्हीं बंगलों को देखने उसकी बीवी, रोशनी की दीदी और जीजा जी वहां जाना चाहते हैं। इस बात से परेशान अक्षय गाड़ी को उस पहाड़ी की चोटी पर लेकर पहुंचता है। सारे गाड़ी से नीचे उतरते हैं। गार्ड आकर पूछता है, क्या आप लोगों ने अंदर जाने की परमिशन ली है? तो जवाब में रोशनी के जीजू कहते हैं, जी हाँ, यहाँ के चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर सोडी साहब मेरे दोस्त हैं, उनसे मैसेज पर बात हो गई थी, कल फोन पर भी, और ये रहा अंदर जाने का गेट पास। वो अपने फोन पर गेट पास दिखाते हैं वहां सिक्योरिटी को, और वो उन्हें अंदर जाने की परमिशन दे देता है। सारे अंदर जाते हैं। अक्षय अब भी परेशान है, तो उसे परेशान देखकर जीजा जी उसे सुनाते हुए, परेशान मत हो साड़ू साहब, माना आप गरीब हैं और यहाँ बंगले खरीदना क्या, देखने की भी अपनी औकात के बाहर वाली बात समझ रहे होंगे आप, लेकिन कोई नहीं, देख लो, देखने के पैसे नहीं लेते ये लोग, और अपनी दोस्ती है यहाँ के सिक्योरिटी इंचार्ज से, सो टेंशन ना लो तुसी। अक्षय फेक सी स्माइल देता है जीजा जी को, चलते हुए आगे बढ़ता है और अपने आप से बात करता हुआ खुद से कहता है, बस रोशनी तक ये बात ना पहुंचे कि कल ही यहाँ के सारे बंगले किसी एक इंसान ने 100 करोड़ की डील करके खरीद लिए हैं। मैं रोशनी को जानता हूँ, उस इंसान की पहचान जानना चाहेगी और पूरे रहस्य पर से पर्दा उठ जाएगा, और ये रिस्क इस वक्त मैं नहीं ले सकता। अक्षय अपने आप से ये कहते हुए चलता आगे बढ़ रहा है और उसके पैर वहां के आलीशान से स्काई गार्डन पर पड़ने ही वाले हैं कि अचानक से एक आवाज उसे वहां पैर रखने से रोक लेती है। ओए अक्षय, क्या कर रहा है? अगर ये स्काई गार्डन को जरा भी नुकसान हुआ तो हर जाना तेरा बाप भी नहीं भर पाएगा, तू अनाथ जो है, समझ गया? ओए, रोशनी को गुस्सा आता है जीजा जी की कही बात पर, लेकिन वो कुछ नहीं कहती है क्योंकि अपने से बड़े रिश्तेदार जो ठहरे। अक्षय भी अपना पैर पीछे कर लेता है और हंसते हुए कहता है, थैंक यू जीजा जी, आपने बचा लिया। नुकसान होता अगर मेरे पैरों की वजह से इस मखमली आलीशान स्काई गार्डन का, तो लेने के देने पड़ जाते, बचाने के लिए शुक्रिया। तो जवाब में जीजा जी अपनी मूंछों का तान देते हुए कहते, ओए अगली बार ध्यान रखियो, समझ गया ना? वैसे एक काम कर, तू ना बाहर गाड़ी में ही रुक जाके, क्या पता कोई और नुकसान हो जाए तेरे हाथों, तुझे ऐसी महंगी जगहों पर आने की आदत नहीं है ना? या शाबाश बच्चे, जा। जवाब में रोशनी कुछ कहना चाहती है, लेकिन अक्षय उसे रोकते हुए कहता है, नहीं जीजा जी, प्लीज मुझे यहीं रहने दो, आपकी बदौलत मैं यहाँ आया हूँ, एंजॉय कर लेने दो इस रईस जगह को, कोई गलती नहीं करूंगा, पक्का प्रॉमिस। ऐसा कहते हुए अक्षय रोशनी को आंखों से इशारा करता है टेंशन नहीं लेने का, लेकिन जीजा जी को अक्षय की कही हुई बात की वजह से एक और अलग किक मिलता है और वो पीछे चलते हुए रोशनी से कहते हैं, ओए रोशनी, तू जितनी खूबसूरत है, तुझे तो कोई भी रईस इंसान ब्याह लेता, क्यों पड़ गई इस भकमंगे के चक्कर में? अरे मेरा भाई भी तो काफी पसंद करता था तुझे, तुझे तो पता ही था, लेकिन तूने उसके आगे घास न डाली। किसके लिए? इस घनचक्कर की वजह से।
ये कहते कहते वो पीछे की तरफ चलते जा रहे थे अपनी स्टाइल मारते हुए कि अचानक उनका पैर किसी चीज से टकरा जाता है और वो पीछे मुड़कर देखते हैं, दंग रह जाते हैं। सभी हैरान हैं कि उनके हाथों क्या हो गया। इस बात की वजह से सब देखते हैं जीजा जी का पैर एक स्टैंडिंग स्टैचू पर लगा था और वह स्टैचू गिर गई थी, टूट गई थी। ना सिर्फ वो स्टैचू के पीछे 10 और स्टैचू गिरकर टूट गए और एक बड़ी सी आवाज की वजह से सारे अपने कान बंद कर लेते हैं, सिवाय अक्षय के, जो मुस्कुराता हुआ कहता है अपने आप से कूल एक्टर राजकुमार वाले अंदाज में, जिनके घर शीशे के होते हैं उन्हें दूसरों के घरों में पत्थर नहीं फेंकने चाहिए। इसे कहते हैं कर्मा इज अ बिच। जैसे ही जीजा जी की वजह से सारे स्टैचू गिरकर टूट जाते हैं, वो खुद भी गिर जाते हैं, तो पूजा दीदी आकर उन्हें उठाते हुए कहती हैं, कितनी बार कहा है आपसे, शेख चिल्ली मत झाड़ा कीजिए अपनी। अक्षय को नुकसान न करने का ज्ञान देते देते खुद इतना बड़ा नुकसान कर दिया आपने, वो भी अमीरों के इस मोहल्ले में। अब कैसे करोगे भरपाई रनावत जी? तो जवाब में अक्षय कहता है, टेंशन मत लो पूजा दीदी, जीजा जी सब संभाल लेंगे, क्योंकि वो तो खुद इतने रईस हैं। 11 इटालियन स्टोन की बनी महंगे मार्बल की स्टैचू की भरपाई यूं ही कर देंगे, क्यों जीजा जी? जैसे ही अक्षय ये बात कहता है, वहां स्टैचू के गिरने की भारी भरकम आवाज सुनते हुए सारे के सारे गार्ड्स, कुछ स्टाफ वाले लोग और बाकी कुछ ड्राइवर क्लीनर लोग आ जाते हैं और उनमें से एक खुद जीजा जी के दोस्त सिक्योरिटी के मेन इंचार्ज सोडी साहब भी हैं, जो भारी नुकसान को देखते हैं, फिर जीजा जी को देखते हैं, इरिटेट होते हैं और वो कुछ कहना चाहते हैं जीजा जी से कि तभी उनकी नजर वहां पर खड़े अक्षय पर पड़ती है और वो चुप हो जाते हैं। उन्हें पसीना आना शुरू हो जाता है, मानो जैसे सामने यमराज को देख लिया हो। वो कुछ नहीं बोलते हैं और अक्षय मौके का फायदा उठाकर कहता है अपने मजाकिया अंदाज में, माफ कर दीजिए सर, मैं अपने जीजा जी की तरफ से माफी मांगता हूँ, लेकिन ये वादा जरूर करना चाहता हूँ कि आपके सारे नुकसान की भरपाई मेरा जीजा जी ऐसे चुटकी बजा के कर देंगे। कुछ 20-30 करोड़ का नुकसान लग रहा है, ऐसे ही भर देंगे ये, है ना जीजा जी? जीजा जी चौंक जाते हैं अक्षय की इस बात से। सिक्योरिटी हेड सोडी साहब बिल्कुल चुप खड़े। अक्षय उन्हें इशारे से कुछ कहने को बोलता है और सोडी साहब कहते हैं, सारे नुकसान की भरपाई करनी पड़ेगी आपको, क्योंकि कल ही यहाँ के सारे बंगले हमारे नए मालिक ने खरीदे हैं और वो बहुत गुस्सा हो जाएंगे, इस बात का पता चलेगा जब उन्हें। ये कहते हुए वो अक्षय को देखते हैं। अक्षय अपनी आंखें बंद कर लेता है और रोशनी इस बात को सुनकर उत्सुक होकर पूछती है, नए मालिक मतलब सारे बंगले किसी एक इंसान ने खरीद लिए? कौन है वो रईस इंसान? अक्षय की सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है और रोशनी के सवाल से सोडी साहब कोई जवाब दे पाते उससे पहले अक्षय झट से कह देता है, विक्रांत अंकल ने। अक्षय के जवाब से चौंक जाती है रोशनी और वो सीधा आंखों में आंखें डालकर अक्षय से पूछती है, ये बात तुम इतनी कॉन्फिडेंटली कैसे बोल रहे हो, जबकि इतनी बड़ी डील के बारे में दिल्ली के किसी अखबार तक ने नहीं छापा है आज? ये बात तुम कैसे जानते हो? क्योंकि विक्रांत अंकल का बेटा मेरा दोस्त है, जिगरी यार। कहा था ना मैंने कल तुम्हें रोशनी, तो मेरे दोस्त ने बताया आज सुबह मुझे, जब मैं गाड़ी पार्क करने गया था एयरपोर्ट की पार्किंग में। बताना भूल गया था तुम्हें, तब फोन आया था उसका। अक्षय रोशनी के सवाल का झट से जवाब तो दे देता है, लेकिन रोशनी उसे एक टक देखती रह जाती है और जीजा जी और दीदी साथ में कहते हैं, इतना रईस आदमी है तेरा विक्रांत अंकल? अक्षय दोनों की तरफ मुड़ते हुए देखता है और कहता है, जी हाँ, दरअसल मेरे बचपन का दोस्त है विक्रांत अंकल का बेटा, लेकिन किस्मत देखिए ना, मैं गरीब और वो इतना अमीर। भगवान भी न जाने कैसे कैसे खेल खेलते हैं। रोशनी को देखते हुए ये बातें कर रहा है, लेकिन हाँ, बीवी के मामले में मेरी किस्मत बचपन के यार से ज्यादा अच्छी है। मेरी रोशनी को देखो, दिल्ली की सबसे खूबसूरत लड़की है। मेरी जिगरी की बीवी तो रोशनी के सामने बिल्कुल चाइनीज आइटम लगती है। अक्षय रोशनी को देखता रहता है ये बात करते हुए, लेकिन रोशनी इस बार अक्षय की बातों में आती हुई नजर नहीं आती। ऐसे में अक्षय मुड़कर सोडी साहब को देखते हुए कहता है, सर मैं विक्रांत अंकल से मिलकर इस नुकसान की भरपाई के बारे में बात करूंगा उनसे, आप चिंता मत कीजिए। तो जवाब में जीजा जी कहते हैं, और तू नुकसान की बात कर रहा है ना, और अगर वो ना माने तो? और तू नुकसान की बात कर रहा है ना, ये मेरा गरीब टाइप दिखने वाला साड़ू जिस नुकसान की बात कर रहा है, वो नुकसान मेरे हाथ नहीं इसके हाथों हुआ है। ये इल्जाम मुझ पर लगा रहा है। ये गरीब लोगों की आदत ही खराब होती है अपनी गलतियां दूसरों पर डालने की। इस बात को सुनकर अक्षय, रोशनी और यहाँ तक कि जीजा जी की धर्म पत्नी और उनके बच्चे भी चौंक जाते हैं।
लेकिन जीजा जी अपनी ओछी हरकतों से बाज कहाँ आते हैं। अपनी बात पूरी करते हुए अक्षय को और भी नीचा दिखाते हुए कहते हैं, ये फटीचर इंसान, अफसोस से कह रहा हूँ सोड़ी मेरे यार, मेरा साड़ू है। मेरी साली ने ना जाने इसमें क्या देख लिया कि दीवानों की तरह प्यार करने लगी और भागकर शादी कर ली इस निकम्मे इंसान से। ये कहते हुए अक्षय का कॉलर पकड़ के कहते हैं, ओए जो भी नुकसान किया है ना तूने, पैरों पर गिर के माफी मांग मेरे दोस्त सोड़ी से, वरना इधर ही तुझे मार मार के तेरा भरता बना देना है मैंने। कहते हुए अक्षय को जोर से धक्का देते हुए सीधे सिक्योरिटी हेड सोड़ी के पैरों में फेंक देता है। सोड़ी चौंक कर डर जाता है और अक्षय को उठाते हुए कहता है, सॉरी सर, वो मैं। अक्षय सोड़ी को आंख दिखाता है। रोशनी बात को नोटिस करती है लेकिन कुछ बोलती नहीं। जीजा जी अब भी शांत नहीं हुए हैं और कहते हैं, ओए सोड़ी, सॉरी तू क्यों कह रहा है? इसे कहना था ना। ओए चल बोल सॉरी, खड़ा क्या है? अक्षय जीजा जी की तरफ मुड़कर देखता है और थोड़े गुस्से में कहता है, मैंने बोल दिया ना, नुकसान की बात मैं विक्रांत अंकल से कर लूंगा। नहीं पड़ी ये बात आपके पल्ले में? 100 करोड़ में खरीदे उन्होंने ये सारे बंगले, आंकड़े भी पता है मुझे। रोज का आना जाना है मेरा उनके घर। तो आप ये नुकसान और माफी रहने दीजिए और चलिए घर चलते हैं। घर पर सब इंतजार कर रहे होंगे आपका और पूजा दीदी का, है ना? इस कहानी में आगे क्या हुआ जानने के लिए सुनिए कहानी के आने वाले एपिसोड। हाय, मैं हूँ